हेलो फ्रेंड्स। एमडीयू बीएड एग्ज़ाम के लिए आपका पैटर्न आ चुका है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन होंगे। उसकी सर्वे अभी 3 सितंबर तक आपको रेडी करनी है, प्रिपेयर करना है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दी एग्ज़ाम में होंगे, तो उसके लिए आपको सिलेबस को बिल्कुल डीपली रीड करना होगा। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके सामने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए पेपर 4B जो कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स है, उसके यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन इस सेशन में हम करेंगे और आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। देखो, बुक जिससे रिलेटेड है उस क्वेश्चन उस वर्ड्स का हमें डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्ड है डिसिप्लिन, जो कि लैटिन वर्ड है, डिसिपल्स से निकला है, जिसका अर्थ होता है अध्यापन। डिसिपल्स यानी कि अध्यापन या फिर शिक्षण। एंथनी बिगलन है, उन्होंने अध्ययन क्षेत्रों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया है, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक और निर्जीव प्रणालियों के आधार पर। यानी कि जिन विषयों में सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें सैद्धांतिक वर्ग में डाला है। विज्ञान और गणित जिनमें प्रयोगों का महत्व होता है उन्हें प्रयोगात्मक, और जैसे कि इतिहास है या निर्जीव वस्तुओं से संबंधित जो विषय होते हैं उनको निर्जीव प्रणालियों के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया है। अध्ययन क्षेत्रों को हिंसक राजनीतिक पावर और अभ्यास के रूप में किसने परिभाषित किया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंसक राजनीतिक पावर और अभ्यास के रूप में अध्ययन क्षेत्रों को माइकल फैकॉल्ट ने वर्गीकृत किया है। उसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कब आया था। 1964 और 66 में ये कोठारी शिक्षा आयोग आया था और उन्होंने अध्यापक को शिक्षा के गुणात्मक रूप को प्रभावित करने वाला बताया था। यानी कि जो शिक्षा का गुणात्मक रूप है वो अध्यापक के द्वारा ही प्रभावित होता है। उसके बाद उसने स्कूल के बारे में कहा कि सामाजिक समस्याओं को दूर करने का जो साधन है वो कौन है, स्कूल। ठीक है। समाजशास्त्री कौन होता है, वह व्यक्ति जो समाज के तथ्यों का एक निश्चित ढंग से अध्ययन कर रहा होता है उसे हम समाजशास्त्री कहते हैं। उसके बाद कुछ ये प्रकृतिवाद, आदर्शवाद हुए हैं, प्रयोजनवाद। तो आदर्शवाद के जो प्रवर्तक थे, सबसे पहले आदर्शवाद को किसने फॉलो किया था, वो थे प्लूटो। और आदर्शवाद का आधार किसे बनाया था, आध्यात्म को। फिर है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक थे फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोजनवाद का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले प्रयोजनवाद का किया था प्रयोग जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, इतिहास, संगीत आदि को किसने प्रमुख स्थान दिया। यानी कि कला, इतिहास, संगीत इनको प्रमुख स्थान दिया था रोस ने। तो जिनको हम प्रमुख आज के समय में समझते हैं जैसे कि गणित है, विज्ञान है, उनको उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में गौण स्थान दिया था रोस ने। फिर उसके बाद है ऐतिहासिक संदर्भों में निरंतर और समय के साथ बदलाव को किसने मानक परिवर्तन कहा है। यानी कि यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन उभर के आ रहे हैं। किसने मानक परिवर्तन किया, थॉमस कुहन ने। और मानक परिवर्तन किसे कहा है, यानी कि ऐतिहासिक संदर्भ में जो निरंतर और समय के साथ जो बदलाव होते आ रहे हैं उनको। फिर हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम को निर्धारित किया था। उन्होंने पाठ्यक्रम को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया था। पहला था आत्म संरक्षण संबंधी। आत्म संरक्षण यानी कि जो हमारे शरीर से संबंधित जो भी विषय हैं, मानवीय क्रियाएं जिनमें मानवीय क्रियाएं होती हैं। पालन पोषण संबंधी यानी कि हमारे शरीर से और हमारे बाल बच्चों के पालन पोषण से संबंधित जो विषय होते हैं, जैसे कि गृह विज्ञान है, इस तरह के जो विषय हैं उनको पालन पोषण संबंधी विषयों में रखा गया। सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध, और जो समाज और राजनीति से संबंधित होते हैं उनको सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध में। और मनोरंजन संबंधी यानी कि जो खेल कूद या फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होती हैं उनको मनोरंजन संबंधित उन्होंने विषय कहा है। किसने कहा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने शिक्षा में क्या योगदान दिया, कुछ थोड़ा सा ब्रीफली इसमें दे रखा है। तो महात्मा जी जो थे वो क्या मानते थे शिक्षा को, कि सर्वोदय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा योजना प्रस्तुत की। यानी कि उन्होंने सर्वोदय जो उनका एक स्कूल था, एक तरह से लगा सकते हैं, यानी सर्वोदय का अर्थ होता है सभी जनों के उदय के लिए उन्होंने जो योजना चलाई थी उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने एक नई योजना प्रस्तुत की, उसका नाम था नई तालीम। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि नई तालीम क्या है।
वृद्धा स्कीम का विकास उन्होंने कब किया था? 1937 में। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक है, उसके राइटर कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास लिखा था। फिर भारतीय भाषाई परिवार, यानी कि 5 भारतीय भाषाई परिवार हैं, जिनमें पहला है इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा ऑस्ट्रियो एशियन और फोर्थ है तिब्बती बर्मा, फिफ्थ अंडमान और निकोबार। तो ये 5 जो भाषाई परिवार हैं भारत में, जिनकी भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 6000 के आसपास जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, वो भारत में बोली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के निर्माता किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद जी का जन्म दिवस ही है। उसके बाद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो कि 1889 सॉरी, ये यहाँ पे याद रखिएगा कि क्वेश्चन भी आ सकता है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन है। तो किस विषय पर व्याख्यान उन्होंने दिया था? तो उन्होंने जो व्याख्यान दिया था वो था भौतिक शास्त्र के उद्देश्यों से संबंधित। फिर उसके बाद एक पुस्तक है यहाँ पे, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे मुनरो, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता। देखो यहाँ पर 2 बुक्स आ चुकी हैं, एक ये ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरा आपने अभी पीछे जो भारतीय भाषा का जो विकास था उससे संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन थे? यहाँ पे शैक्षिक समाजशास्त्र वर्ड आया है, उसके जन्मदाता थे जॉर्ज पाइन। घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी। देखो जितने भी इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे सेइंग बन रही हैं, जो भी सेंटेंस बन रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। तो घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह जो कथन है वो पेस्टोलॉजी का है। फिर हम भारतीय संविधान और शिक्षा, देखो ये जो कानून होते हैं मोस्टली सीटेट, एस्टेट, DSSB और सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या था, 16 में क्या था, 28, 1, 29, 30, 50 और 3, 51, 51 और 41, 55 और 56 है, इनमें क्या कहा गया? तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 में उन्होंने क्या कहा कि कानून के समक्ष सभी समान रूप से सुरक्षित हैं, यानी कि कानून सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा के मामले में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि जितनी भी राज्य से संबंधित नौकरियां हैं उनमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, पहला सुरक्षा दे रहा है 14, 16 क्या कह रहा है कि समान अवसर दिए जाएंगे। 28 क्या कहता है कि पूर्ण रूप से सरकार द्वारा अनुदानित जो संस्थान होते हैं, यानी जिसको सरकार पूरी तरह से चलाती है, उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, 28(1) क्या कहता है कि आंशिक रूप से अनुदानित संस्थान धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि किसी की इच्छा है वहाँ पर शिक्षा लेने की तो वो ले, अन्यथा किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि किसी विशेष धर्म या जाति द्वारा अपनी भाषा या लिपि को अपनाने की या किसी संस्थान में प्रवेश की जो स्वतंत्रता उसको दी जाएगी। यानी 29 क्या कहता है कि अगर कोई भी विशेष धर्म या जाति या अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अपनी भाषा और लिपि को अपनाना चाहता है, उसको आगे ले जाना चाहता है, तो उसका कोई भी रोकेगा नहीं, उसको पूरी तरह से आज़ादी होगी। या किसी संस्थान में अपनी मर्जी से प्रवेश लेना चाहता है तो उसको रोका नहीं जाएगा। फिर अनुच्छेद 350(1) यानी क्या कहता है कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। फिर 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने पर जोर देगा संघ, यानी कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य रहेगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे। फिर अनुच्छेद 41, ये तो थे अभी आपने किया जो कुछ संबंधित थे शिक्षा संस्थानों से संबंधित। अभी अनुच्छेद 41 क्या कहता है, राज्य अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा के अधिकार के रूप में शिक्षा को अधिकार के रूप में लागू करेगा। यानी कि जो 86वें संशोधन के द्वारा 21A जो धारा दिसंबर 2002 में जोड़ी गई थी, उस धारा के अनुसार राज्य अपनी ही जो अपना जो स्कूल है, अपने जो संस्थान है, अपना जो राज्य है, उसमें शिक्षा को एक अधिकार के रूप में विकसित करेगा। फिर अनुच्छेद 45 जो है वो राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। यानी कि 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं वो अनुच्छेद 45 ये कहता है कि सभी को शिक्षित किया जाए और वो भी निःशुल्क। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति या कमजोर वर्गों
की शिक्षा सुनिश्चित करे राज्य, और साथ में शिक्षा के मार्ग में आने वाली उनकी बाधाओं को भी दूर करें, यानी कि उनकी शोषणों से रक्षा करें। तो ये जो कुछ अनुच्छेद थे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से समझें और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, भाषा अधिगम एवं विकास। भाषा से संबंधित क्वेश्चन जो है कि दो या दो से अधिक व्यावसायिक या शैक्षिक अध्ययन क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र क्या कहलाता है? बहु अध्ययन क्षेत्र। और जो व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यावसायिक या शैक्षिक अध्ययन करता है उसको कहते हैं बहु अनुशासित। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, बहु अध्ययन क्षेत्र और बहु अनुशासित, यानी कि वो लोग जो दो या दो से अधिक अध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। लोगों का एक समूह जो सामान्यतः एक दूसरे के साथ संप्रेषण करता है एक ही भाषा में, तो वो जो समुदाय है, वो जो समूह है, वो क्या कहलाएगा? भाषाई समुदाय। फिर है, किसके अनुसार बालक में एक आंतरिक जैविक शक्ति होती है जिसे उन्होंने सिद्धांत और मानक कहा है, यानी कि बालक के अंदर भाषा अर्जन की एक जैविक शक्ति होती है। यह बात चॉम्स्की ने बताई थी और उस जैविक शक्ति को चॉम्स्की ने सिद्धांत और मानक कहा था। उनकी एक बुक है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, उसके अंदर ये बात बिल्कुल अच्छे से उन्होंने क्लियर की है। LAD एक टर्म है जो भी चॉम्स्की ने ही दी थी, वो क्या थी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि बच्चों के अंदर एक LAD होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके कारण बच्चे सब अपने आप ही स्वतः अपने आसपास बोली जानी भाषा को सीख जाते हैं। उसके बाद बहुभाषिता वर्ड की यहाँ पे डेफिनेशन है, एक से अधिक भाषाओं को सीखने की क्षमता यानी कैपेबिलिटी जो होती है उसको हम कहते हैं बहुभाषिता। उसके बाद क्रिप्स मिशन है, यहाँ पे क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, उसकी स्थापना 1800 में की थी, और किसने की थी? लॉर्ड वेल्जली ने की थी। उसके बाद सेंट्रल नेशनल मुस्लिम एसोसिएशन, यानी कि सेंट्रल नेशनल मुस्लिम एसोसिएशन है, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1882 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज, सेंट्रल नेशनल मुस्लिम एसोसिएशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे देवनागरी लिपि में खड़ी बोली में गद्य रचना करने वाले जो दो लेखक थे, गद्य लेखक थे, वो कौन कौन से थे? सर्वप्रथम जो जिन्होंने देवनागरी लिपि में खड़ी बोली में गद्य रचना की थी वो थे लालू जी लाल और सदल मिश्रा। और पारसी अरबी लिपि में खड़ी बोली में गद्य रचना की थी वो थे हैदर बख्श और हैदर बख्श हैदरी और शेर अली। संस्कृत प्रभावित हिंदी का जो प्रचार प्रसार करने वाली जो सभा थी वो थी, दो यहाँ पर संस्थाएं दी गई हैं, नगर प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद। इन दोनों ने संस्कृत प्रभावित जो हिंदी था उसका प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद है उर्दू का विकास किस संस्था के द्वारा हुआ? तो उर्दू का जो विकास था वो तारिक-ए-उर्दू नामक एक संस्थान था, उसने उर्दू के विकास पर जोर दिया था। उम्मीद है आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, और जितने भी इस यूनिट 1 से पेपर 4B जो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले पेपर्स जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, आप उनसे रिलेटेड अगर शॉर्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।